नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 15 हल करने वाले हैं, जिसमें हिंदी के पूरे ही 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहां पर कोशिश कितनी रहेगी कि भाई 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। सुबह 6 बजे मैंने शिक्षण वीडियो का पेपर नंबर 11 भी अपलोड किया था। उसमें शिक्षण वीडियो के 30 प्रश्न थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुपर टेस्ट को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके, हथेली पर सरसों नहीं उगती लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कार्य के अनुसार समय भी लगता है, खाली बैठे रहने से कार्य नहीं होता है, सीधेपन से काम नहीं चलता है और किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। तो ये जो 4 विकल्प है, देखिए, हथेली पर सरसों नहीं उगती, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही आंसर है साथियों, वो रहेगा विकल्प नंबर 1। कार्य के अनुसार समय भी लगता है, हथेली पर सरसों नहीं उगती, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो आपके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण किया जाता है? अन्वेषण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और प्रयोजना विधि। तो देखो, यहाँ पर हम किसी भी इकाई को, सूक्ष्म मतलब होता है छोटे छोटे भागों में, तो छोटे छोटे भागों में यदि हम विभक्त कर शिक्षण कराते हैं तो उस विधि को विश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे बढ़ते हैं। तो आपके तीसरा क्वेश्चन है, साधारणतः भावों की अभिव्यक्ति होती है निबंध में, गद्य में, पद्य में और नाटक में। तो देखो, भावों की अभिव्यक्ति किस में होती है? पद्य में होती है साथियों, क्योंकि पद्य शिक्षण में भावानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है, गद्य के अंतर्गत नहीं आती है। बल्कि जो ये निबंध है, नाटक है, ये तो गद्य में रहेगा, इसलिए आपके ओनली थर्ड विकल्प ही सही है प्रश्न संख्या 3 में। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो आपके चौथा क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। तो देखो, जो अवतरण चिन्ह होता है, इस अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होता है इकहरा अवतरण चिन्ह और एक होता है साथियों दोहरा अवतरण चिन्ह। जैसे मान लीजिए किसी शब्द के साइड में इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया तो इकहरा, और किसी शब्द में इस प्रकार से दो चिन्ह लगाए तो वो दोहरा अवतरण चिन्ह कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो आपके 5वां क्वेश्चन, शुद्ध मुहावरा है, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, दुश्मनों ने हथियार रख दिए, प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया और भरी थाली को लात मारना। तो बताइए, इनमें से कौन सा शुद्ध मुहावरा आपको लग रहा है? भाई 3 मुहावरे तो यहाँ अशुद्ध है और 1 मुहावरा यहाँ पर शुद्ध है। तो जो शुद्ध मुहावरा है उसका चयन आपको करना है प्रश्न संख्या 5 में। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। भरी थाली को लात मारना आपका राइट आंसर है, क्योंकि यही एकमात्र शुद्ध मुहावरा है। बाकी तीसरा, दूसरा और पहला जो विकल्प है, इसमें अशुद्ध मुहावरे हैं। कैसे मुहावरे हैं इनमें? अशुद्ध मुहावरे। तो देखो, पानी पीकर नाम पूछना नहीं, पानी पीकर जाति पूछना होता है, ठीक है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए नहीं होता है, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए होता है। प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा नहीं, तूफानी दौरा होता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये मुहावरे गलत है, ओनली चौथा मुहावरा है वो ही सही आंसर है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 पर। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, प्रगति की जानकारी करना, उद्देश्य की पूर्ति सीमा का ज्ञान कराना और सृजनशील बालकों के लिए। तो जो इकाई परख का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन के अंतर्गत, उसके बारे में आपको बताना है प्रश्न संख्या 6 में। तो बताइएगा साथियों, प्रश्न संख्या 6 में आपके कौन सा विकल्प सही है? तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न 6 में।
प्रगति की जानकारी करना कि भाई जो छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं उसमें उन्होंने कितनी प्रगति की है, इसकी जानकारी इकाई परख का मुख्य उद्देश्य माना जाता है मूल्यांकन के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर 7वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपके 7वां क्वेश्चन है, प्रोफेसर अशोक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वाक्य में क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखो, प्रोफेसर अशोक छात्रों को पढ़ा रहे हैं मतलब वर्तमान की बात है, तो चारों ही वर्तमान है यहाँ पर। तो अब पढ़ा रहे हैं मतलब क्रिया वर्तमान में जारी है, और जहाँ पर क्रिया वर्तमान में जारी होती है वो कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहलाता है? वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, ये देखिए आपके प्रश्न नंबर 8 को, गद्य शिक्षण की विधि है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है? गद्य शिक्षण की विधि क्या है? अर्थबोध विधि है, कौशल विधि है, लेखन विधि है या अक्षर बोध विधि है? तो बताइए 8वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? गद्य शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी है? अर्थबोध, कौशल, लेखन या अक्षर बोध? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गद्य शिक्षण की विधि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अर्थबोध विधि मानी जाती है। कौन सी? अर्थबोध विधि। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 8 में। सर्वश्रेष्ठ विधि भी है साथियों ये गद्य शिक्षण की। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। आपके 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, यह वाक्य है साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से सभी। तो जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं साथियों। वाक्य आरंभ किससे हो रहा है? जो से। अब कहीं पर भी जो से वाक्य आरंभ हो और बाद में किसी से जुड़ा हो तो बिल्कुल वो मिश्र वाक्य होता है हमेशा। क्या होता है? वो मिश्र वाक्य। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वां प्रश्न, मुख्य फिल्म उदाहरण है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, दृश्य सामग्री का उदाहरण है, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है या इनमें से सभी का उदाहरण है? तो जो मुख्य फिल्म होती है, मुख्य का मतलब क्या होता है साथियों? पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो फिर आप आसानी से उत्तर सही दे दोगे। तो राइट आंसर है मुख्य फिल्म। यहाँ पर एक दृश्य सामग्री का उदाहरण है। किसका है? दृश्य का, क्योंकि मुख्य का मतलब होता है जिसमें बोला नहीं जाता है, तो फिर उसमें श्रव्य तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए आपके ओनली सेकंड विकल्प ही 10वें क्वेश्चन में सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 11 पर 11वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके 11वां क्वेश्चन है, ये है 11वां प्रश्न, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय है। विधेय मेरा भाई। दूसरा विकल्प, प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तीसरा विकल्प है धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है और अंतिम विकल्प है पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो बताइए इनमें से कि भाई विधेय क्या है? तो साथियों वाक्य में एक तो विधेय होता है और एक होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य तो होता है कर्ता और उद्देश्य का विस्तार होता है कर्ता के पूर्व का वाक्य। तो यहाँ पर मेरा भाई शब्द तो उद्देश्य का विस्तार है। प्रशांत यहाँ पर कर्ता है, तो कर्ता को तो हम शामिल करेंगे नहीं। अब जो कर्ता के अलावा जो वाक्य होता है कर्ता से बाद में, ठीक है, वो कहलाता है विधेय। तो यहाँ धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये एक विधेय वाक्य है, मतलब ये विधेय है साथियों इस वाक्य का। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 12 को। 12वां प्रश्न, निम्न में से बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, शब्द का उच्चारण करने में, वर्तनी संबंधी या वाक्य संरचना संबंधी। तो बताइए इनमें से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां कौन से विकल्प में नहीं दे रखी है? प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर देना है आपको। और इसमें जो राइट आंसर है कि भाई बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां क्या नहीं हैं,
तो पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में साथियों ये भाषा संबंधी त्रुटि नहीं होती है। बच्चे जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसमें त्रुटियां कर देते हैं, वर्तनी मतलब लिखते हैं उसमें त्रुटियां कर देते हैं, वाक्य की रचना करते हैं उसमें त्रुटियां कर देते हैं। ठीक है, ओनली प्रथम विकल्प ही आपके 12वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। तो आपके 13वां प्रश्न है, ये देखिए 13वें क्वेश्चन को, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके सभी शब्द शुद्ध है। पिपीलिका, त्योहार और मुमूर्ष, बेफजूल, कामिनी और कमलिनी, प्रमाणिक, अनुषंग और निर्वलंब, पुनरुक्ति, ज्योत्सना और प्रवर्तक। तो वो विकल्प कौन सा है जिसमें सभी शब्द यहाँ पर आपको शुद्ध दिख रहे हैं साथियों। 13वें क्वेश्चन में अगर राइट आंसर की बात करें तो देखो यहाँ पर जो पिपीलिका शब्द है ये एक अशुद्ध शब्द है। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पर मुमूर्ष शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर बेफजूल नहीं होता है, फजूल लिख दो। ठीक है, ये अशुद्ध हो गया। प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है साथियों, ये अशुद्ध हो गया। पुनरुक्ति सही है, ज्योत्सना सही है और प्रवर्तक सही है। मतलब जो चौथा विकल्प है इसके सभी शब्द कैसे है, शुद्ध है, इसलिए आपके चौथा विकल्प ही 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 14 है, टेलीविज़न भूमिका अदा करता है, लिंगुआ फोन की भूमिका अदा करता है, रेडियो और छायाचित्र की भूमिका अदा करता है, जादुई लालटेन की भूमिका अदा करता है और नाटक की भूमिका अदा करता है। तो प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर देना है आपको। तो देखो जो 14वां क्वेश्चन है, जो टेलीविज़न है ये रेडियो और छायाचित्र की भूमिका अदा करता है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ दिखाई देता है, छायाचित्र में दिखते हैं, मतलब रेडियो में सुनाई देता है और छायाचित्र में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर टेलीविज़न में क्या होता है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, इसलिए आपके रेडियो और छायाचित्र की भूमिका ये अदा करता है। तो सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। तो आपके 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है? उदधि, उरग, पारावार और पयोधी। तो साथियों एक विकल्प ऐसा है जो कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है और 3 विकल्प ऐसे हैं जो समुद्र के पर्यायवाची है। तो जो विकल्प समुद्र का पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिएगा प्रश्न संख्या 15 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 15वें क्वेश्चन का। जो उरग शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि उरग तो नाग या सर्प का पर्यायवाची है। किसका? सर्प का पर्यायवाची है साथियों। बाकी उदधि है, पारावर है, पयोधी है, ये तीनों ही समुद्र के पर्याय है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे, यहाँ सेकंड विकल्प आपके सही रहेगा। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना और केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो देखो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में प्राथमिकता की बात की गई है, तो जहाँ पर केवल शब्द आता है उसको तो हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प में ये केवल आ रहा है और चौथे विकल्प में ये केवल आ रहा है, तो इनको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दूसरा और तीसरा विकल्प बचा है। राइट आंसर है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही आंसर है प्रश्न संख्या 16 में। कौन सा विकल्प है साथियों सही आंसर? दूसरा विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। आपके 17वां क्वेश्चन, प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। लोभ प्लस आवना लुभावना, सुमित्रा प्लस ई सुमित्री, शूर प्लस ये शौर्य, चाचा प्लस एरा चचेरा। तो देखो प्रत्यय की दृष्टि से जो आपको अशुद्ध लग रहा है उसका विकल्प आपको यहाँ देखना है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 2, सुमित्रा प्लस ई सुमित्री नहीं होता है, सौमित्री होता है साथियों। लोभ प्लस आवना लुभावना ही बनेगा। शूर में ये प्रत्यय लगाने से शौर्य बन जाता है, चाचा में एरा प्रत्यय लगाने से चचेरा बन जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। तो आपके 18वां क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए,
निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए और संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो साथियों, भाषा के व्याकरण की समझ के बारे में आपको बताना है प्रश्न संख्या 18 में कि भाई आपका कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपके भाषा के व्याकरण की समझ को हम संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंके तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि संदर्भपरक का मतलब स्थिति के अनुसार। ठीक है, आपके फोर्थ विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19 को। तो आपके 19वां क्वेश्चन साथियों, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है माधुर्य, सौंदर्य, कौंतेय और दैत्य। तो देखो यहाँ पर प्रत्यय की दृष्टि से आपको असंगत बताना है। तो माधुर्य, सौंदर्य, कौंतेय और दैत्य। तो इनमें देखिएगा, माधुर्य में ये प्रत्यय लगा हुआ है, सौंदर्य में ये प्रत्यय लगा हुआ है, दैत्य में ये प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन कौंतेय में साथियों ए प्रत्यय लगा हुआ है। देखो, मधुर प्लस ये माधुर्य, सुंदर प्लस ये सौंदर्य, दीति प्लस ये दैत्य, लेकिन कुंती प्लस ए, तो इसमें ए प्रत्यय और लग रहा है, इसलिए आपके ये क्या है, असंगत है। थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करवाना, अपने अनुभवों को लिखना और श्रुत लेख करवाना। तो देखो, लेखन कौशल का यदि आपको मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि यहाँ पर बेहतर रहेगी? 20वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है साथियों, वो है आपके विकल्प नंबर 3, अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि जो खुद के अनुभव बालक लिखता है, खुद के अनुभव सबसे बेस्ट रहेंगे यहाँ पर लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 21 है, इनमें से किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? यशाप्यश, शीतोष्ण, जलवायु, मुखचंद्र। तो देखो, इनमें से जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है वो आपको देखना है। साथियों, राइट आंसर है मुखचंद्र में द्वंद्व समास नहीं है, बल्कि मुखचंद्र में तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास इसमें है साथियों, मुख रूपी चंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जलवायु, तो जलवायु का क्या होगा? जल या वायु, मतलब जल और वायु होगा, सॉरी जल या वायु नहीं होगा। यशाप्यस का होगा यस या अपयस, ये भी द्वंद्व का उदाहरण है। शीत या उष्ण, तो साथियों ये भी द्वंद्व का है, ये भी द्वंद्व का है, ये भी द्वंद्व का है। मुख चंद्र का चंद्र रूपी मुख होगा, मुख रूपी चंद्र नहीं होगा साथियों। तो यहाँ फिर भी विकल्प नंबर 4 ही आपके सही है प्रश्न संख्या 21 में, क्योंकि ये एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। 22वां प्रश्न, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो देखो, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होगा? नियम से उदाहरण की ओर, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र निगमन विधि में चलता है। कौन सी विधि में चलता है? निगमन विधि में, कि पहले नियम बता दिए जाते हैं और फिर उसके बाद में उदाहरणों को हल किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 22 में। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो बढ़ा जाता है। तो आपके 23वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प बताया मैंने? थर्ड विकल्प बताया साथियों। तो आपके प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। किस विकल्प में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सही नहीं है? मेंढक का मेंढकी, बूंद का बूंदे, सूत का सुता और नाई का नाइन। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? साथियों, बूंद और बूंदे ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि ये तो वचन की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से? वचन की दृष्टि से। बूंद एक वचन, बूंदे बहुवचन। बाकी सूत का सुता होता है, नाई का नाइन होता है और मेंढक का मेंढकी ही होता है। तो आपके सेकंड विकल्प आपके 23 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 24वां प्रश्न। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है
प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सी रहेगी। साथियों 24 में जो राइट आंसर है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि अनुवाद विधि है, क्योंकि इसमें अनुवाद किया जा रहा है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 25 पर। तो ये रहा आपके 25वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है। मोह, तेल, आकाश और भाग्य। तो साथियों प्रश्न नंबर 25 में कौन सा विकल्प है जो कि एक वचन में नहीं लग रहा है आपको। राइट आंसर अच्छे से सोच करके दीजिएगा कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। विकल्प नंबर 4, भाग्य शब्द सदैव एक वचन में नहीं रहता है, बल्कि ये बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। साथियों कैसे कि मेरे तो भाग्य फूट गए, ठीक है, यहाँ पर भाग्य फूट गया गलत होता है। भाग्य सदैव बहुवचन में रहता है। और अन्य भी शब्द है जैसे होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, भाग्य, ये सभी बहुवचन में रहते हैं, न कि एक वचन में। मोह, तेल और आकाश ये तीनों एक वचन में रहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, फिर भी इसका प्रमुख दोष है बालकों की विभिन्न योग्यता का परीक्षण, अभिव्यक्ति क्षमता के कम अवसर मिलते हैं, बालकों में लेखन कला का विकास नहीं हो पाता है और विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। देखो निबंधात्मक परीक्षण के बारे में आपको दोष बताना है साथियों। तो प्रश्न संख्या 26 में जो राइट आंसर रहेगा आपके वो रहेगा विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें जब चेकिंग इसकी की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, तो अलग अलग जो परीक्षक होते हैं इसका अलग अलग उत्तर देते हैं, इसलिए इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण हो जाता है, क्षमता के भी अधिक अवसर मिल जाते हैं, लेखन कला का भी विकास हो जाता है, लेकिन विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो चौथा विकल्प आपका राइट आंसर है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। आपके 27वां क्वेश्चन। किस विकल्प में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। बूढ़ा से बुढ़ापा, गुरु से गौरव, वीर से वीरत्व, मित्र से मित्रता। तो जातिवाचक से भाववाचक कौन सा नहीं बना है। देखो प्रश्न नंबर 27 में अच्छे से सोच समझ के उत्तर दीजिए कौन सा विकल्प सही है। बूढ़ा से बुढ़ापा, गुरु से गौरव, वीर से वीरत्व और मित्र से मित्रता। तो मित्र शब्द क्या है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। गुरु शब्द क्या है। गुरु संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। बूढ़ा शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है जो कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। लेकिन वीर एक विशेषण शब्द है, इसलिए ये वीर से जो वीरत्व बना है ये विशेषण से भाववाचक बना है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 27 में, ये जातिवाचक से भाववाचक नहीं बना हुआ है। थर्ड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उन्हें अक्षर सिखाए जाए, उन्हें बाराखड़ी सिखाई जाए, लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न की जाए उनके अंदर, और उनको क्रियाशील बनाया जाए। तो साथियों प्रश्न नंबर 28 में बालकों को जो हम लिखना सिखाते हैं तो उससे पहले यह आवश्यक है कि उनमें लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले यदि हमारे मन में उसके प्रति जानने की इच्छा है, हमारे मन में जिज्ञासा है, तो हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाते हैं। इसलिए आपके थर्ड विकल्प 28 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29 क्वेश्चन देख लेते हैं, 29वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो 29वां क्वेश्चन। किस विकल्प में स्वर संधि है। स्वर संधि नीरज, चतुरानन, दावानल और अनुषंगी। तो बताइए इनमें से किस विकल्प में स्वर संधि है। साथियों 29 में जो राइट आंसर है वो रहेगा दावानल।
दावानल का विच्छेद होगा दाव प्लस अनल, इसमें दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। थर्ड विकल्प 29 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो कमेंट करके जाइएगा कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन के रूप में, सत्रांत में, सत्र के प्रारंभ में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन लगातार किया जाने वाला मूल्यांकन होता है जो कि सतत मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 30वें क्वेश्चन में। ये आज का हिंदी का टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।